नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आज हम बात करने वाले हैं नारी उत्थान बाल कल्याण के विषय के बारे में। और आज हमारे साथ हैं ममता नरेंद्र सिंह, जो हमें बताएंगी। वो कई सालों से इस विषय में, इस मुद्दे पे काम कर रही हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ नारी उत्थान के लिए कर रही हैं, बाल कल्याण के लिए कर रही हैं, और उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में और इन सब विषय के बारे में। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैम, पहले तो थोड़ा सा कुछ आप अपने बारे में बताइए, छोटा सा इंट्रोडक्शन। प्रियंका जी, मैं ममता नरेंद्र सिंह हूँ और ताला हाउस के कुंवर नरेंद्र सिंह जी की पत्नी हूँ, जो अब इस संसार में नहीं है। और मैंने 2002 में उनकी स्वर्गवास के बाद समाज सेवा के काम के लिए 2004 में अपनी बिटिया के कहने पर मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और जनरल सीट से बहुत अच्छे वोट लेकर जीतने के बाद मैंने समाज सेवा शुरू करी। और तब से मैंने पलट कर पीछे नहीं देखा। बहुत सामाजिक कामों में मैंने देखा कि समाज में जरूरत है किसी ऐसे व्यक्ति की जो महिलाओं और बच्चों के और समाज के लिए काम कर सके। तो जो आप अभी काम कर रही हैं, आपको वहीं से प्रेरणा मिली? जी। तो मतलब आपकी प्रेरणा की स्रोत आपकी बेटी? मेरी बेटी रही और मेरी छोटी बहन जो थी निशा, रायपुर में है, उन दोनों ने मिलकर, बल्कि चुनाव में लाने का तो पूरा श्रेय मेरी बिटिया को है। उसी ने मुझे जिला पंचायत का फॉर्म भरवा के और मतलब चुनाव में लाई। और मेरी इलेक्शन में बहुत मेहनत भी उसने करी। उस समय 8वीं 9वीं की वो छात्रा थी, तो उसका योगदान है। और जिला पंचायत में काम किया मैंने। मैं महिला बाल विकास, स्वास्थ्य और PHE की अध्यक्ष भी रही। तो मैंने बहुत काम किया समाज के लिए। और तब से समाज सेवा में ऐसी रुचि जागी जो पहले से थी। और उस रुचि के चलते मैंने फिर इस बच्चों के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, समाज के लिए बहुत सारे काम किए। नारी उत्थान के लिए अभी क्या कुछ कर रही हैं और आगे क्या कुछ? मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ। अभी हमने जो सबसे अचीवमेंट वाले काम किए थे, जो सड़कों पे विक्षिप्त महिलाएं घूमती हैं, जो कई बार वस्त्र विहीन भी होती हैं। डॉक्टर मिस्टर शैलेंद्र सिंह, जो अपने एडिशनल कलेक्टर रहे, उनके सहयोग से मैं उन महिलाओं को मतलब वहां से लेना, उनको हॉस्पिटलाइज कराना, फिर उनको हमने सर की सहायता से ग्वालियर तक पहुंचाया। सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा वो रहा। और महिलाएं जो समाज में आगे बढ़ना चाहती हैं, जो कुछ काम करना चाहती हैं, उनके लिए मतलब काम करना, या जो महिलाएं भटक गई हैं या जिन परिवारों में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, उन जगहों पे जाके उनकी काउंसलिंग करना, महिलाओं को सही गति और मार्गदर्शन देने के लिए मैं उनके साथ खड़े रह के उनके लिए काम करती हूँ। महिलाओं से याद आया मैम कि जो ये महिलाओं के लिए नशा का है, उसमें भी आपका कोई मतलब आप उनको भी? हाँ, मैं अभी जो अपने यहाँ पे DSP है, CSP कहना चाहिए, हैं राजीव पाठक सर, उनकी नेतृत्व में एक टीम बनी, नशा मुक्ति आंदोलन चल रहा है एक तरह से। उनके साथ में मिलके काउंसलर के रूप में ही काम कर रही हूँ। तो जगह जगह हम जा रहे हैं, कई मोहल्लों में, कबाड़ी मोहल्ले में सबसे बड़ा मतलब अभी जो हम लोग की दबिश रही वहां पर रही, सर के नेतृत्व में हम लोग काम केवल समझाइश देना था। तो बहुत से लोग समझ गए। और मैं तो ये मतलब बिल्कुल साफ तौर पे कहूंगी कि केवल इसी से कहने से एकदम नशा खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन हम कोशिश लगातार जारी कर रहे हैं और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो उसके लिए आपने क्या योजनाएं आगे बनाई हैं? महिलाओं के लिए तो ये है कि महिलाएं अगर आगे आना चाहती, काम करना चाहती, तो सबसे पहले अपनी शिक्षा पे उन्हें फोकस करना पड़ेगा। और शिक्षा के लिए उन्हें मैं बेटियों की भी इसी तारतम्य में बात करती हूँ कि अगर आज जो है शादी प्रायोरिटी नहीं रह गई। आज अपने पैरों पे खड़े होना, जब तक आप इकोनॉमिकल साउंड नहीं होते हो, तब तक आपके लिए कुछ भी आगे नहीं है। तो आपको अपना पढ़ाई पे फोकस करना है और आगे आप बढ़ोगे। और अपने आप में सक्षमता लाना, नारी मतलब सशक्त तभी होगी जब वो अपने निर्णय लेने में सक्षम हो और सही निर्णय हो। और जो कानून महिलाओं के लिए बने, उनका गलत फायदा न उठाए, तब उसको सही मार्गदर्शन भी मिलेगा, सही राह भी मिलेगी और सही जगह से उसे न्याय भी मिलेगा। बाल कल्याण, आपने 70 बच्चों को गोद भी लिया है जी। उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में, और उसका जो मतलब उसकी व्यवस्था कैसे आप उसको मैनेज करती हैं? मैंने जब राहुल जैन सर यहाँ पे कलेक्टर थे, उनके मतलब उनकी प्रेरणा से मैंने पहले 35 बच्चे गोद लिए, फिर आगे बढ़ के वो 70 हो गए थे। वो अति कुपोषित थे और 1 से 5 साल तक के थे। उन बच्चों के लिए मैंने काम किया और रहते अपने परिवार में थे। महिला बाल विकास का एक काम था और उनके लिए काम करके मैं उनके घर में जाके उनको समझाइश देना, बच्चे बीमार है तो उनको हॉस्पिटल लाना और उनके लिए खाने पीने, खिलौने और वस्त्र की व्यवस्था, ये मेरी जिम्मेदारी थी। जिनको तो ये मैम जो ये सारी व्यवस्था आप करती हैं, तो ये शासन के तरफ से नहीं, ये
ये सब मैं अपनी खुशी से करती हूँ और अपनी जेब से करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी लगती कि मैं अभी तो हाल फिलहाल आज जिस जगह पे मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे कोई मेरे लिए मतलब मानदेय नहीं, लेकिन इसके पहले जब मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की महिला बाल विकास समिति की अध्यक्ष रही तब कंज्यूमर कोर्ट में मुझे तब मानदेय मिलता था, लेकिन अभी नहीं है, तो भी मैं अपनी जेब से करती हूँ। और मुझे खुशी है कि हम इंसान होने का एटलीस्ट दायित्व तो निभा रहे हैं कि हम इंसान हैं। तो अभी जो बच्चे आपने गोद लिए हैं उनमें से किस किस क्षेत्र में बच्चे हैं अभी, मतलब कितने साल? अभी जो वो कुपोषित वाले ठीक हो गए उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने सम्मानित भी किया था। और अभी जो बच्चे स्लम बस्ती के बच्चे हैं इनको पढ़ाने लिखाने का और मतलब जो भी इनके लिए व्यवस्था होती है वो हम करते हैं। उसमें केवल मेरा अकेले का दायित्व नहीं है, मैंने एक ट्यूटर जरूर लगा रखा जो उन बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन इसके लिए जितने अधिकारी हैं, समाज के जो कुछ लोग हैं, अपने बच्चों के जन्मदिन या अपनी शादी की वर्षगांठ वगैरह मनाते हैं, वो अपनी तरफ से मेरे बच्चों के लिए भी व्यवस्था कर देते हैं। रुकावटें तो बहुत आती होंगी इसमें? हाँ, ढेर सा होती हैं बहुत सारी रुकावटें, लेकिन अगर मन में संबल है और मन में अगर आपने एक ये बांध लिया है कि नहीं हमें ये करना है तो करना है। और मैं अपनी महिलाओं को यहाँ से इस बात को मेंशन करूंगी कि अपनी मर्यादा खोए बिना वो अगर देहरी के बाहर निकल के काम करती तो उनके लिए फील्ड ही फील्ड है। और आज हम ये नहीं कह सकते कि पुरुष साथ नहीं देते, पुरुष भी साथ देते, तभी हम महिलाएं काम कर पाते हैं। लेकिन पुरुष के ऊपर ही डिपेंड रहना, या आप किसी क्षेत्र में निकल आए फिर हर निर्णय पुरुष ले रहा है, तब आप कभी भी मतलब सशक्त नहीं हो सकते। मिलजुल के अगर आपको करना है और बिना मर्यादा खोए अपनी, तब फिर आप सफल हैं। आप इतनी एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, ये सब काम छोड़ के आप एक अच्छी सी जॉब, अच्छी सी नौकरी, अच्छा पैसा आए, हाँ प्रियंका जी, एक मैं सुकून भरी लाइफ हो, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, संघर्ष ही जीवन है। मैंने अपने उसमें भी लिख रखा कि जीवन ही संघर्ष है। तो मैं पहले लेक्चरर थी गवर्नमेंट स्कूल में, बाद में मेरे ससुर साहब के कहने पे, चूंकि वो सामंती परिवार था, उनके कहने पे मैंने अपनी नौकरी रिजाइन करी थी। फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे आते चले गए, फिर आज मैं यहाँ पे निकली जब, तो जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं जिंदगी में, ऐसे ही जीवन भी है कि सड़क के जैसे स्पीड ब्रेकर है वैसे जीवन के भी। तो संघर्ष जब तक नहीं है तब तक जीने का क्या मजा। मीठे मीठे में कुछ नहीं ना, थोड़ा नमक भी होना चाहिए। राजनीति में रुचि है आपकी? राजनीति में तो जिला पंचायत में आई थी रुचि, पता नहीं क्यों मुझे शायद राजनीति अच्छी नहीं लगती, या मैं राजनीति के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग राजनीतिक काम नहीं करता। राजनीति क्यों अच्छी नहीं लगती? सबको तो अच्छी लगती है। कुर्सी के लिए काम करना मुझे अच्छा लग रहा है, मैं काम करती हूँ, जो लोग लड़ते हैं उनको उनका सपोर्ट भी करती हूँ, पर मुझे लगता है कि शायद मेरे में वो गुण नहीं है कि मैं राजनीति में स्टेबल कर पाऊं। तो मुझे ये लगता है कि राजनीति भी तो सेवा है, वहां बैठ के लोग सेवा करें ना करें, हम सेवा कर रहे हैं, तो मुझे खुशी है कि हम समाज के कुछ काम तो आ रहे हैं। एक दिन सबको मर के चले जाना है, कोई किसी को याद भी नहीं करता, कुछ दिन लोग याद करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि काम करके जाओ तो ईश्वर को भी ये लगेगा कि मैंने एक अच्छे इंसान को जन्म दिया था। तो अपने इंसान होने का दायित्व निभा रहे हैं। आगे जिस क्षेत्र में आप हैं, बच्चों के लिए, औरतों के लिए और बच्चियों के लिए, आगे आप और इस चीज को कितना आगे ले जाना चाहती हैं? आपकी क्या योजनाएं हैं? मैं प्रियंका जी बच्चों के लिए, विशेष तौर पे मैं बेटियों के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ। मैंने जब कुपोषण पे काम किया तब मुझे प्रशासन ने यशोदा माता और अटल बाल पालक की उपाधि भी दी है, और मैं उस माँ को कायम रखना चाहती हूँ। मैं बाल कल्याण समिति में जब बैठती थी, वहां पे पॉक्सो से संबंधित जो बच्चे आते थे, मैं अपनी सारी बेटियों के लिए बात करना चाहती हूँ। बेटियां जो मन से कुछ भोली भी हैं, कुछ जो मोबाइल ने, और सबसे जो मोबाइल ने बच्चों को बिगाड़ रखा, आजकल टच स्क्रीन मोबाइल है, बच्चे उसको छूते हैं और छूते ही कुछ भी साइट खुल जाती है, तो एक इंसान होने के नाते वो उसको फिर देखने लगते हैं। तो हमने जब काउंसलिंग करी, मेरे पास 11-11 साल के बच्चे भी रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को घर से ही प्रेरणा मिले, और घर में सारे लोग कोई एक दिन बनाए, जैसे मोबाइल तो बैन रहे ही, और एक खाना सब साथ में मिलके खाएं। उस खाने पे आप सारा डिस्कशन कर सकते हो दिन भर के एक खाने में, चाहे चाय भी हो सकती है। तो मैं अपनी बेटियों के लिए चाहती हूँ कि बेटियां जो हैं सिर से लेके पैर तक अपने आप में एक संपत्ति है, और उनका लाभ वो किसी को उठाने दे, ये सही नहीं है। क्योंकि किसी के सामने मैं अपनी बेटियों के लिए हमेशा ये बात करती हूँ कि मेरी बेटियां कोई चादर नहीं है,
कि जिसको कोई भी ओढ़ लेगा और फिर इस्तेमाल के बाद उनको घड़ी करके रख देगा। और गाजर मूली भी नहीं है मेरी बेटियां। तो मैं अपनी बेटियों को चाहती हूँ कि सशक्त बने और अपने आप को फोकस करें, इतने ऊपर अपने को ले जाएं कि माता पिता की पहचान उनसे हो। तो मैं अपनी बेटियों के लिए बहुत सम्मान, प्यार और स्नेह चाहती हूँ और अपनी बेटियों को सशक्त देखना चाहती हूँ। उसके लिए उन्हें अपने कैरेक्टर को, अपने मतलब अपने एजुकेशन को, सबको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। उनको ये समझना पड़ेगा कि वो सृष्टि की सबसे बहुमूल्य चीज है, उनसे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। तो मेरी बेटियां अगर सक्षम हैं तो सारा समाज सक्षम है। आपने जब ये काम शुरू किया था, तो कोई भी काम इंसान शुरू करता है तो निगेटिविटी तो आती ही है, तो आपको समाज की तरफ से क्या ऐसा मतलब रुकावट आई? नहीं, लगभग शायद इसका सामना, मैं हो सकता मेरे पीठ पीछे कोई बात भी करते हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस विधा का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे काम को भी सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात कि अधिकारी मेरे साथ बने रहे और किसी तरह के करप्शन का चार्ज ना होने के कारण लोगों का भी बहुत सम्मान मिला। आपके अनुसार से सच्ची सेवा क्या है? सच्ची सेवा ये है कि आप जिस फील्ड में भी खड़े हुए हैं उस कुर्सी के साथ ईमानदारी के साथ आप काम करें। पैसा आने जाने वाली चीज, अगर आप उस कुर्सी को लेके पैसा कमा रहे हैं तो ये सही नहीं है। आप अपनी सक्षमता बनाए रखें और जिस जगह आप जा रहे हैं, जो समाज ने आपको ड्यूटी दी है या जिस ड्यूटी को आप निभाने के लिए खड़े हैं, उसको ईमानदारी से निभाएं और अपने आप में सक्षम रहें। सामने वाले का सम्मान करें तो सामने वाला भी आपको सम्मान देगा। और किसी के सामने झुकने या बिछने की जरूरत नहीं है। लोग जहां पे आप हैं, लोग खुद आपका सम्मान करें, आप अपने आप को ऐसा गढ़ लें। कितने साल हो गए आपको ये सब समाज सेवा करते हुए? प्रियंका जी, काफी समय हो गया, 2004 में निकली थी। अच्छा, तो लंबा टाइम हो गया। मतलब करीबन 20-21 साल हो गए। लगभग तो 5 साल जिला पंचायत, 5 साल कंज्यूमर कोर्ट और 3 साल बाल कल्याण समिति, और अब लगभग रेड क्रॉस की भी मैं गोविंदगढ़ ब्रांच के अध्यक्ष हूँ। तो और कुष्ठ पे भी मुझे सम्मान मिला है शासन का, क्योंकि मैंने मरीजों के संग में डॉक्टर की बेटी हूँ। मरीजों के घाव साफ करना, पट्टियां करना आत्मा तक सुकून दे जाता है और मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मैं कुछ कर पा रही हूँ। एटलीस्ट जिस जगह निकली हूँ तो कुछ कर पा रही हूँ। मेरी थोथी समाज सेवा नहीं है, मैं मन से समाज सेवा करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उस जिसके भी लिए मैं काम करती हूँ उस दिन बहुत सुकून से सोती हूँ और अच्छा लगता है मुझे कि अभी तक मुझे ईश्वर की कृपा से किसी तरह की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। तो इन सब काम में आप तो अपने आप को टाइम भी नहीं, फिर बेनिफिट्स क्या हैं आपके इसमें? बेनिफिट बस मुझे, मेरा तो बैंक बैलेंस है, लोगों की दुआएं। बस यही बेनिफिट है मेरे पास कि मैं शायद रीवा की सबसे अमीर औरत हूँ जिसके पास सबसे ज्यादा दुआओं का बैंक बैलेंस है और यही मैं कमाने निकली और यही कमाती रहूंगी। आपने बुक भी अभी थोड़ा सा जिक्र किया था कि आपकी, हाँ, मेरी एक कहानी थी मेरे अपनी खुद के जीवन पे, उसको थोड़ा सा सेंसर करके मैंने लिखा था। तो भिलाई का शक्ति सिद्धा सम्मान मुझे मिला और ग्वालियर से शक्ति संतुलन पुरस्कार भी मुझे मिला है और प्रशासन के बहुत सारे सम्मान है। मुझे बेस्ट काउंसलर दिया आईजी साहब ने, जिसमें मतलब मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जिसकी काउंसलिंग की वो मेरी 3-3 साल की 3 बच्चियां थी जिनके ऊपर पॉक्सो केस वाली बात थी। उन बच्चों से कबूलवाना ही अपने आप में एक टास्क था और वो मैं कर ले गई। सबकी दुआएं और ऊपर वाले का साथ था मेरे साथ में। तो जैसे कोई घटना होती है बच्चियों के साथ तो आपको फोन आते हैं कि? हाँ, पुलिस वाले जब कभी ऐसा बात होती है अधिकारी मुझे फोन करते हैं और सम्मान के साथ मुझे बुलवा के मैं वहाँ थाने में बच्चों की काउंसलिंग भी करती हूँ। और इसके अलावा अगर कहीं पति पत्नी का झगड़ा है, माँ बाप और बच्चों में नहीं पट रही है, सामान्य तौर पे अगर कोई जानकारी लेके मुझे बुलाता है तो मैं उनके घरों में भी जाके काम करती हूँ और फिर जब उनको सब एक साथ देखती हूँ, वही मेरे तमगे हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं काम कर पाई। तो इस तरह तो बड़ी धमकियां भी आती होंगी? नहीं, शायद पता नहीं, धमकी तो आज तक नहीं आई। हो सकता है लोग मन में बैर बांधते हो लेकिन अपने आप में हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसा हो कि लोग धमकी नहीं देते हो या मन मन में कोसते होंगे मुझे, पर मेरे सामने कोई ने धमकी नहीं दिया, फोन भी नहीं आया धमकी का कोई। तो हो सकता है कुछ बैकग्राउंड मेरा सशक्त है इसलिए शायद कोई धमकी ना देता हो। इसके अलावा साइड कुछ काम? इसके अलावा मैं ये समाज सेवा वाली जो काम है, मुझे खाना बनाने का जुनूनी शौक है। जो बच्चा टाइम मिलता है वो मैं मतलब अपने किचन मेरी टेरिटरी भी है। मैं कितना भी बाहर काम करूं लेकिन खाना अपना खुद बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मतलब, और दोस्तों के संग गपशप करना जब भी टाइम मिला और म्यूजिक सुनना। संगीत बहुत कमजोरी है,
गाना जो भी बाथरूम सिंगर ही हूँ, लेकिन अच्छा लगता है मुझे। और ऐसे करके रीवा ने बहुत प्यार दिया है, और इस रीवा के लिए भी मैं अपने कुछ करना चाहती हूँ। और मैं अपने क्षेत्र को विशेष तौर पे कहना चाहूंगी कि मैं अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, टीकर को, अपने गुड़ क्षेत्र को बहुत प्यार करती हूँ। और उन सब की प्रेरणा, और मेरी बेटी और मेरी छोटी बहन, इन सब ने मुझे आज इस यहाँ तक पहुंचाया है। तो मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगी अपने उस क्षेत्र की, और उनके लिए हर कुछ करना चाहूंगी। जहाँ जरूरत होगी मैं हाजिर हूँ उनके लिए। और बहुत प्यार करती हूँ मैं उनको, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आज के पेरेंट्स के लिए उनके बच्चों के प्रति क्या संदेश देना चाहती हैं आप? प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल माता पिता जो हैं वो भी बहुत मोबाइल पर डिपेंड हो गए हैं। पति की भी अपनी भाग दौड़ है, पत्नियों की भाग दौड़ जो है, घर के काम भी उनके पास बहुत हैं। और लगभग माता पिता और बच्चों में संवाद विहीनता हो गई है, और आपस में चूंकि संवाद नहीं, इसलिए परिवार टूट भी रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे पढ़ें लिखें, उनके ऊपर कोई ये नहीं कि कहीं रोक टोक करनी है, लेकिन फिर भी माँ बाप को एक पैनी दृष्टि उनके ऊपर रखना है, स्नेह भरी रहेगी। और वो जब रात को पढ़ते हैं तो एक बार उनको देख लें कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनको सही मार्गदर्शन दें। बेटे बेटियों में फर्क ना करें, जितना कंट्रोल अपनी बेटियों के ऊपर करते हैं उतना बेटों पे भी करें, क्योंकि जहां भी अपराध होते हैं मेरे बेटे शामिल होते हैं। तो वो बेटियों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, और बेटों को भी, लेकिन दोनों के प्रति अपराध हो सकता है, इसलिए दोनों के प्रति अपनी दृष्टि सशक्त रखें और उनके साथ खड़े रहें। बच्चों और माता पिता के बीच में संवाद बना रहे, संवाद बना रहेगा तो आपस की जो मतलब आपस के जो मन में घुटन है वो कहीं नहीं जाएगी। और एक यहाँ से आपको सब लोगों के लिए एक बात बोलूंगी कि मन में जब भी कुछ घुटता है तो आप हमेशा, अगर किसी को नहीं बोल सकते हैं और यही, तो उसको एक पेपर पे लिख ले, भले उस पेपर को बाद में लिख के फाड़ दें, क्योंकि ये करने से आपके मन की घुटन जो उस पेपर पे आ जाती है और आप फिर कोई गलत निर्णय नहीं लेते। और एक जो गूढ़ बात सबके लिए मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि जीवन एक संघर्ष है। जीवन को खत्म कर लेना या जीवन से भाग जाना ये जीवन नहीं है। जैसे स्पीड ब्रेकर है, हम उन पे ठोकर भी खाते हैं तो चलते हैं, ऐसे जीवन में अगर कोई बाधाएं आती तो आप उन्हें पार कर जाएं, और हमें उन बाधाओं को पार करने में ईश्वर हमारी मदद करेगा। तो जीवन से हारना नहीं, जीवन से भागना नहीं, आत्महत्या, घर से पलायन, ये सब बुजदिलों की निशानी। तो हम बुजदिल नहीं है और आप भी बुजदिल नहीं हो, तो हम बढ़ते रहें और जीवन से हारेंगे नहीं, संघर्षों को कुचलते हुए आगे निकल जाएंगे। बस इतना ही। थैंक यू सो मच मैम, आप धन्यवाद, इतना टाइम दी। आपने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे आप अपने चैनल पर लाई। थैंक यू।